अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि भाई पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें जीव बाहरी वातावरण से भोजन को लेते हैं और उसे ऊर्जा उत्पादन इकाई में परिवर्तित करते हैं। अब उनके भोजन का स्वरूप जैसा होगा उस आधार पर ही उनकी पोषण विधि स्वपोषी या विषमपोषी होती है। अगर भोजन उनका सरल है और सरल भोजन को वो हरित लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन को ऊर्जा उत्पादन इकाई में परिवर्तित कर पाते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं स्वपोषी। और इस श्रेणी में आए थे सभी हरे पेड़ पौधे। दूसरी श्रेणी उनकी है वे जीव जो भोजन को जटिल कार्बनिक रूप में बाह्य वातावरण से अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं और एंजाइमों की सहायता से उसे ऊर्जा उत्पादन इकाई में परिवर्तित करते हैं। ऐसे जीवों को हमने कहा था हेटेरोट्रॉप्स यानी कि विषमपोषी। यह हम अध्ययन कर चुके हैं। अब विषमपोषी में भी भोजन के अंतःग्रहण, क्योंकि भोजन बाहर से ले रहा है, बाहर से भोजन को शरीर के भीतर लेना अंतःग्रहण कहलाता है। इसकी विधि क्या अपना रहे हैं, इस आधार पर भी हमने विषमपोषियों को कई श्रेणियों में विभाजित किया था। उसमें से एक श्रेणी है जंतु संभोजी की। जंतु संभोजी वे जंतु थे जो भोजन को ठोस या तरल रूप में बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं और एंजाइमों की सहायता से उसे जल अपघटित कर सरल इकाइयों में तोड़ देते हैं। ऐसे जीव जंतु संभोजी कहते हैं। इसमें हमने बहुत सारे जीव रखे थे। अधिकांश जीव जो है जंतु संभोजी होते हैं। अगली श्रेणी थी इसमें मर्तोपजीवी की, सैप्रोफाइट्स की। यानी ये वो जीव हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन को लेते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट नहीं लेते। सबसे पहले एंजाइम के रिएक्शन शरीर से बाहर ही कर देते हैं और उन्हें सरल इकाइयों में तोड़ देते हैं। और जब वो सरल इकाइयों में अपघटित हो जाते हैं तब वे जीव उसे अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसके अंदर हम कवक, फफूंदी, यीस्ट की श्रेणी हमने आपको बताई थी। इससे अगली श्रेणी में हमने अध्ययन किया था परजीवी, पैरासाइट्स। यानी वो जीव थे जो दूसरे जीवित जीवों से भोजन लेते हैं। उन्हें मारकर भोजन नहीं लेते, उनके शरीर से भोजन ले लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। अगर वो शरीर के बाहर रहकर ये कार्य करते हैं तो वो बाह्य परजीवी होते हैं, और जब वो शरीर के भीतर रहकर ये कार्य करते हैं तो अब हमने उन्हें अंतः परजीवी की श्रेणी में रखा था। इसके बाद एक और श्रेणी थी विविध पोषियों की या विषम पोषियों की या परपोषियों की। ये सभी टर्म्स हेटेरोट्रॉप्स के लिए इस्तेमाल होती है। वो थी सहजीवी। सहजीवी जीव में दो जीव आपस में इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं कि उन्हें आवास और भोजन दोनों को सुलभ रूप से प्राप्त हो सके। हमने इसके उदाहरण में लाइकेन का जिक्र किया था कि भाई लाइकेन में शैवाल और कवक से मिलकर बनाता है। शैवाल वाला पोर्शन जो है हरित लवक होता है, उसमें पर्णहरित होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और कवक वाला पौधा भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। तो ये बातें हम आज कर चुके हैं। अब भोजन के अंतःग्रहण के आधार पर हमने ये डिवाइड किया था। अब लेकिन भोजन का जो अंतःग्रहण की विधि है कि भाई कौन सी विधि वो अपनाएं और उसमें पाचन किस विधि के द्वारा करें, ये किस बात पर निर्भर है? ये निर्भर है उस जंतु के शरीर की डिजाइन पर, उस शरीर का बनावट कैसी है और उसकी कार्यशैली कैसी है। क्योंकि आप जानते हैं बाह्य वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जो अलग अलग वातावरण में रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं और उनका रहन सहन अलग अलग प्रकार का है। उसमें एक कोश के जीव भी हैं और उसमें बहुकोश के जीव भी हैं। तो ये एक कोश के जंतु और बहुकोश के जंतु भोजन की किस विधि को अपनाते हैं, अंतःग्रहण की किस विधि को अपनाते हैं, ये डिपेंड करता है उनके, मैंने बताया जैसे शरीर की बनावट पर। जैसे एक कोश के जंतु हैं, उनका शरीर तो पूरा ही एक कोशिका से बना है। अब एक कोशिका का शरीर, अब भोजन के अंतःग्रहण के लिए कोई विशेष अंग तो होने से रहा, तो ये क्या करते, पूरा शरीर ही बाहरी वातावरण से विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि क्या होती है? जब कोई भी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले स्थान से
कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं तो ये विसरण कहलाता है। तो ये जीव तो विसरण विधि के द्वारा ही अपने भोजन का अंत्यग्रहण कर लेते हैं। परंतु बहुकोशीय कोशिका में क्योंकि शरीर बहुत बड़ा होता है तो विसरण विधि पर्याप्त नहीं रहती, तो उनमें कुछ विशेष अंग बनते हैं और ये विशेष अंग भी उनके शरीर की बनावट के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं, जिसके द्वारा वो भोजन का अंत्यग्रहण करते हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि भाई कुछ एक कोश के जंतु और कुछ बहुकोश के जंतु में कि वो भोजन का अंत्यग्रहण किस प्रकार से करते हैं। अंत्यग्रहण आप जानिए कि बाहरी वातावरण से भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने की जो क्रिया है, केवल इतनी क्रिया, अभी उससे ऊर्जा उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बाहर से भोजन लिया है और उसे शरीर के भीतर ग्रहण किया है, बस इतना मात्र ही भोजन का इंजेशन या अंत्यग्रहण कहलाता है। अब बात करते हैं एमीबा की। एमीबा एक कोश के जंतु है, ठीक, और ये कार्निवोरस है। एमीबा कैसा जंतु है? कार्निवोरस है। छोटे छोटे फ्लैजलेट्स, रोटिफर्स, सिलिएटेड इसके शिकार होते हैं, उनसे ये अपना भोजन लेता है। तो ये विसरण विधि के द्वारा कूटपादों की सहायता से, कूटपादों की सहायता यानी इसके शरीर पर एक संरचना होती है कूटपाद, उनसे अपना भोजन ले लेता है। एमीबा में है संरचना कूटपाद, जिससे अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक। इसके अंत्यग्रहण का अंग कूटपाद हो गए। दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोश के प्रोटोजून्स है, लेकिन इसकी जो भोजन अंत्यग्रहण की संरचना है वो एमीबा से भिन्न है। इसमें एक विशेष संरचना होती है जिससे कहा गया है बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी ग्रहण करता है। अब आते हैं स्पंज। स्पंज एक्सक्लूसिवली समुद्र में पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और अगर हम स्पंज की संरचना को देखें तो बच्चों स्पंज की संरचना में, स्पंज चूंकि एक जगह ही खड़े रहते हैं, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ऐसे जंतु के बारे में बताइए कि वो हैं तो जंतु लेकिन पेड़ पौधों की तरह एक ही स्थान पर खड़े रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो होते हैं स्पंज। चूंकि स्पंज अपने आधार से जुड़े रहते हैं, चारों तरफ पानी है, तो भोजन कैसे ले भाई? इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया, और इस ऑस्टिया के द्वारा ही वाटर की करंट जो है इनके शरीर के भीतर प्रवेश करता है, और ये ओस्कुलम है, और इनमें स्पंज गुहा होती है, और वहां पर इनकी कोशिकाएं, कोलर कोशिकाएं होती हैं, वो भोजन के पार्टिकल्स को पकड़ लेती है। ये ओमनीवोरस होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। पौधे पे भी, छोटे छोटे पौधे भी खाएंगे, जंतु भी खाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, उनसे भी अपना भोजन ले लेते हैं। तो इसमें ऑस्टिया होते हैं भोजन के अंतग्रहण के। तो इसमें एमीबा में हुए कूटपाद, इसमें हुए साइक्लोस्टोम, और इसमें स्पंज में हुए ऑस्टिया। अब आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंट्रेट वर्ग का जंतु है, कक्षा 9th में आपने इनके वर्ग पढ़े हैं। और हाइड्रा में क्या होता है बच्चों कि हाइड्रा में उसके मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं। 8 से 10 स्पर्शक होते हैं और बीच में मुख होता है। तो यही इनमें पहले मुख बना। तो ये क्या करता है हाइड्रा? ये भी कार्निवोरस है, मांसाहारी जंतु, अपने शिकार को इन स्पर्शकों की मध्यम सहायता से अचेत कर देता है और फिर मुख के द्वारा अंत्यग्रहण कर लेता है। तो यानी हाइड्रा में स्पर्शक प्लस मुख, स्पर्शक प्लस मुख दोनों भोजन के अंत्यग्रहण में सहायता करते हैं। अगली कड़ी में इसमें आते हैं कीट। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में जानें। इंसेक्ट्स सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है जीव जंतुओं का, और भाई इनकी डाइवर्सिटी इतनी है कि इनके तो हर कार्य में डाइवर्सिटी है। भोजन के अंत्यग्रहण में भी इंसेक्ट्स के डाइवर्सिटी है। अलग अलग इंसेक्ट्स को देखें तो उनमें अलग अलग प्रकार के अंत्यग्रहण ऑर्गन होते हैं, और उनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो भी विशेष प्रकार से अनुकूलित होते हैं उसी प्रकार के भोजन को अंत्यग्रहण के लिए।
जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच चूंकि सर्वहारी है, सब कुछ खा जाता है, तो इसके जो माउथ पार्ट होते हैं, मुखांग जो होते हैं, मुख के अंग, माउथ पार्ट, मुखांग जो है, काटने वाले और चबाने वाले, है ना, काटने वाले और चबाने वाले रहते हैं। ये काटता है चीजों को और चबाता है कॉकरोच। अगर इसी में हम दूसरी बात करें मच्छर की, मॉस्किटो की, अब आप देखें मच्छर की अगर आपने फीडिंग हैबिट देखी हो तो मॉस्किटो आपकी स्किन के ऊपर बैठता है, पहले वो एक छेद करता है और फिर सक करता है। तो प्रिकिंग एंड सकिंग टाइप है उसके, प्रिकिंग एंड सकिंग, छिद्र करना और उसके बाद चूसना, छेदना और चूसना। इस प्रकार के माउथ पार्ट जो है मॉस्किटोज में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, मक्खी की, तो मक्खी क्या करती है भाई, आप देखा मक्खी तो आपके हर खाद्य पदार्थ पे बैठ जाती है, चाहे वो तरल हो चाहे वो ठोस हो, किसी भी प्रकार का हो। अब गुड़ रखा है तो गुड़ के ऊपर मक्खी बैठती है, लेकिन गुड़ को खाए कैसे, ना तो उसके काटने वाले हैं ना चबाने वाले हैं, तो क्या करती है, उसके स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं। इस बात करें हम तितली, अलग से तितली, अलग अलग समूह देख रहे हैं तितली की, सिफोनस टाइप है भैया, फलों का रख खींच लेती है, सिफोनस जैसे एक फनल बना के वो सीधा सीधा चूसते, पिकरिंग नहीं करती, वो बस है उसे उपलब्ध और वहां से सीधा चूस लेते, सिफोनस टाइप है। तो इस प्रकार से अलग अलग कीटों में जो भोजन के अंतःग्रहण के कार्य हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स हैं और उसी प्रकार उनकी विशेषता है। भोजन का अंतःग्रहण का क्या मतलब है, भोजन के अंतःग्रहण का मतलब है बाह्य वातावरण से भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करना, ये भोजन का अंतःग्रहण। अब हम एमीबा में उसके पोषण की पूरी विधि को देखेंगे। जब हम पोषण की बात करते हैं बच्चों, तो पोषण, जंतुओं में पोषण की बात करते हैं तो पोषण कई स्टेप में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया है। इसके स्टेप क्या है, एक है भोजन का अंतःग्रहण, पहला स्टेप है इसका भोजन का अंतःग्रहण, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। दूसरे नंबर पे है भोजन का पाचन, तीसरे नंबर पे है भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चौथे नंबर पे भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, और अंतिम है बहिःक्षेपण। जब हम मनुष्य में पाचन क्रिया पढ़ेंगे, मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे, तो हम इन्हें बहुत डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहां मैं संक्षिप्त में बता दूं, बाहरी वातावरण से भोजन को शरीर के भीतर लेना होता है भोजन का अंतःग्रहण। चूंकि भोजन जो जंतु संभोजी हैं वो जटिल रूप में लेते हैं, तो एंजाइमों की सहायता से भोजन की जटिल भाग को सरल इकाइयों में तोड़ने की क्रिया भोजन का पाचन कहलाता है, जो एंजाइमों की सहायता से होता है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तब उसे शरीर में ग्रहण कराना, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कराना जरूरी हो जाता है, उसे हम कहते हैं भोजन का अवशोषण। और जब भोजन अवशोषित हो जाता है तो उसे टिश्यूज का, उत्कों का, कोशिकाओं को जीव द्रव्य का ही एक हिस्सा बना देना कहलाता है भोजन का स्वांगीकरण। सारा का सारा भोजन जो भी हम खाते हैं वो उपयुक्त नहीं होता, उसमें सारी काम की चीजें नहीं होती, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो जो अपशिष्ट भोजन है उसे शरीर से बाहर निकालना कहलाता है भोजन का बहिःक्षेपण। तो अब हम जैसा कहा था कि हम एमीबा में इस चीज को अध्ययन करेंगे। एमीबा एक कोश के जंतु है, एक कोश के जीव है, जलीय जीव है और कार्निवोरस है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं।
अब ये अपने भोजन को, सपोज कीजिए इसका भोजन है, एमीबा का भोजन है। एमीबा का शरीर जो है अनियमित आकार का होता है, इसके शरीर की बनावट निश्चित नहीं होती, इर्रेगुलर होती है, और इसके शरीर में कुछ उपांग निकले रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया या कूटपाद। जब एमीबा अपने किसी भोजन का अनुभव कर लेता है, किसी शिकार का अनुभव कर लेता है, तो ये क्या करता है, उस शिकार की तरफ जो है अपने जो कूटपाद है उन्हें बढ़ाना शुरू कर देता है, इन कूटपादों को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये देखिए फर्स्ट डायग्राम है जिसमें इसने भोजन को फाइंड आउट कर लिया है और उसकी तरफ मूव करके जो है अपने कूटपादों को इसकी तरफ लेके जा रहा है। आप सेकंड में देखिए कूटपाद की ये स्थिति है, अब कूटपाद उसके काफी पास गया है और फिर उस कूटपादों के को बंद करके उस भोजन को अपने शरीर के भीतर ले लेता है, और जब ये ले लेता है तो उसके चारों तरफ बन जाती है एक खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में उस भोजन को ले लेता है, खाद्य रिक्तिका। इस खाद्य रिक्तिका में इस भोजन तो है ही है, इस भोजन के साथ साथ क्या होगा, अंतर्ग्रहण तो हो गया। अब ये भोजन का अंतर्ग्रहण इसने कर लिया कूटपादों के द्वारा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस भोजन का पाचन होगा। जटिल इकाइयों को, भोजन की जटिल इकाइयों को सरल इकाइयों में तोड़ा जाएगा। तो इसके अंदर जो भी पदार्थ हैं उन्हें एंजाइमों की सहायता से ही खाद्य रिक्तिका के भीतर छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ लिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं भोजन का पाचन। आप तीसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि खाद्य रिक्तिका जो है, खाद्य रिक्तिका के द्वारा उस भोजन को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ लिया गया है। और जब ये तोड़ लिया जाता है तो इस भोजन को क्योंकि एक ही कोशिका शरीर है और एक ही कोशिका के अंदर ये हो रहा है, तो इस पूरे जो सरल इकाई है, जो ऊर्जा उत्पादन इकाई है भोजन की, उसे पूरी कोशिका में वितरित कर दिया जाता है कि भाई ये समान रूप से बट जाए, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक भी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें गोल्जिकाए भी है, इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका भी है, इसमें राइबोसोम भी है। तो अलग अलग कार्य करने वाले सभी को ऊर्जा की सप्लाई कर दी जाती है, और जब उस विसरण ये बट जाता है, पूरे में वितरित हो जाता है, तो भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी विसरण विधि के द्वारा, आप देख रहे हैं कि जो अपशिष्ट भोजन है वो ग्रीन कलर में हमने दिखाया है, और वो भी विसरण विधि के द्वारा शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से एमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। तो देखा आपने एमीबा किस प्रकार से पोषण कर लेता है। और पैरामीशियम के बारे में भी एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो हमने बताया था पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जंतु है, उसमें भी भोजन को स्लीपर शेप इसका शरीर होता है, और यहाँ पर ये इसकी बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में सिलिया के द्वारा पार्टिकल्स को मूव किया जाता है, वो आते हैं यहाँ पर खाद्य रिक्तिका बनकर इसमें भी भोजन का पाचन कर दिया जाता है। तो ये कि एक कोश के जीवों में भोजन पोषण। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और आप इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, क्या क्या क्रियाविधि होती है। थैंक यू।